नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ भारत माता पढ़ेंगे, जिसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू का जीवन और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, ये इनकी आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहां के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हेरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने, हिमायती का अर्थ होता है प्रेरणाजनक। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में, जलसों का अर्थ होता है जनसभा, जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। नियति का अर्थ होता है किस्मत। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट, विराट का अर्थ होता है व्यापक, और प्रस्तुतिकरण पेना है। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, जलसे का अर्थ जनसभा या समारोह, और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वाले से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वह देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होने वाले समारोह में भाग लेने जाया करते थे। यह क्रम निरंतर चलता रहता था। उन सभाओं या समारोह में वह श्रोताओं से हिंदुस्तान या भारत के बारे में चर्चाएं किया करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि भारत शब्द जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। यह शब्द भारत की स्थापना करने वाले सम्राट भरत के नाम पर रखा गया था। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा, ग़िज़ा का अर्थ होता है खुराक, की जरूरत थी। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के बारे में ऐसी चर्चाएं प्रायः मैं ग्रामीण लोगों के बीच में ही किया करता था, क्योंकि शहरों में बहुत कम ही करता था मैं ऐसी चर्चाएं, क्योंकि शहरों के लोग पढ़े लिखे और समझदार होते थे और शहर के लोगों से चर्चा करने के विषय उनके और उनकी भाषा शैली कुछ अन्य ही प्रकार की होती थी। इसीलिए मैं ये सब चर्चाएं ग्रामीण लोगों के बीच में ही किया करता था।
लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, महदूद का अर्थ होता है सीमित, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। फिर लेखक जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारतीय किसानों का दूर देशों के बारे में बहुत सीमित ज्ञान होता था, इसलिए नेहरू जी उनसे पूरे भारत के बारे में चर्चा किया करते थे। नेहरू जी और उन जैसे अन्य लोग भारत को स्वाधीन कराने की कोशिश में लगे हुए थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। फिर नेहरू जी ग्रामीण जनता को बताते कि भारत में अनेक अलग अलग प्रांत थे, फिर भी आंतरिक रूप से भारत एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था। यकसा का अर्थ होता है समान, यकसा थे। फिर नेहरू जी कहते हैं कि मैं उन विषयों के बारे में भी चर्चा करता या मैं बताता जो सारे भारत के किसानों के लिए समान होते थे। फिर कहते हैं आगे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए होता था। और नेहरू जी यहाँ पर ग्रामीण लोगों के सामने स्वराज्य का अर्थ होता है स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा करते थे और उन्हें समझाते थे कि स्वराज्य प्राप्त होने से सारी जनता को लाभ होगा। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे कश्मीर का एक स्थान है जिसे भारत का प्रवेश मार्ग भी कहा जाता है। खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म। देखिए इस अंश में बताया गया है कि नेहरू जी ने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। जब भी वे किसी समारोह या सभा में जाते तो इन यात्राओं के बारे में और किसानों के बारे में बताया करते थे। वो बताते थे कि हर प्रांत के किसान उनसे एक ही प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे। इसका कारण यह था कि भारत के सभी किसानों की समस्याएं और कष्ट एक जैसे थे। सभी किसान गरीब थे, कर्जदार थे और पूंजीपतियों के शोषण के शिकार थे। जमींदार और महाजन उनका निर्दयता से शोषण करते थे। लगान कठोरता से उनसे वसूल किया जाता था। कर्ज देने वाले महाजन सूद पर सूद लगाकर, सूद का अर्थ होता है ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगाना यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर उनसे जमीन और उनके घर तक हड़प लेते थे। जब किसान उनका पैसा नहीं चुका पाते थे तो उनके घर, जमीन सब कुछ हड़प लेते थे। पुलिस भी उन पर अत्याचार करती थी और ये सभी बातें गूंथी हुई थी उस ठट्ठे के साथ। ठट्ठे का अर्थ होता है बोझ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। लेखक कहते हैं कि ये सारी समस्याएं विदेशी अंग्रेजी शासन से जुड़ी हुई थी। अंग्रेजी राज एक भारी बोझ के समान था जिसके नीचे देश के मजदूर, किसान और साधारण जनता पीसी जा रही थी और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। हर भारतीय को इस अन्यायी शासन से छुटकारा पाना आवश्यक था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जूझ है। जूझ का अर्थ होता है हिस्सा। नेहरू जी कहते हैं कि उनकी यही कोशिश थी कि लोग अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचे, उससे भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया के बारे में जाने और विचार करें, क्योंकि भारतवासी भी इसी संसार का एक हिस्सा है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी ले आता। कश्मकशों का अर्थ अपन ले सकते हैं यहाँ पर हलचल या दुविधा की स्थिति है। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय किसानों को भारत के बारे में बताने के साथ साथ मैं उन्हें दुनिया के अन्य देश जैसे चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया आदि में होने वाले हलचलों के बारे में भी बताया करता।